नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीमा सखी योजना के शुभारंभ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लाखों बहनों ने शिरकत की, जिनको मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नमन किया। साथ ही उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, मेरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या, जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आपके ओजस्वी विचार सुनने के लिए पुरुषों की बजाय हमारे हरियाणा प्रदेश से माताएं, बहनें और बेटियां इतनी भारी संख्या में आई हैं। मुझे आज से लगभग 9 वर्ष पहले का वो दृश्य याद आ रहा है जब आपने 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अभियान की बदौलत हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं पूरे हरियाणा को, यहां के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं। हरियाणा ने एक है तो सेफ है इस मंत्र को जिस तरह अपनाया,
वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। साथियों, हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप सभी ने हम सभी को इतना आशीर्वाद दिया, लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। सैनी जी की नई सरकार को अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं वैसे तो, और उनकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरह यहां बिना खर्ची, बिना पर्ची के हजारों नौजवानों को पक्की नौकरियां मिली हैं, वो देश ने देखा है। अब यहां डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उधर हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का पीएम ने शिलान्यास किया, जो 700 करोड़ के अनुमानित लागत से बन रहा है। बता दें कि यह विश्वविद्यालय लगभग 495 एकड़ में बन रहा है और इस विश्वविद्यालय को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी जाएगी। निसंदेह इससे इस क्षेत्र में बागवानी से जुड़े लोगों को लाभ होगा। यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसका शिलान्यास आज रखा जाएगा और निश्चित रूप से उसका लाभ यहाँ के हॉर्टिकल्चर करने वाले लोगों को भी मिलेगा। इस प्रदेश को क्योंकि पहले से ही हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, तो किसान के नाते से एक बहुत बड़ा स्टेप आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए होगा। हरियाणा में इन दिनों गीता महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाई जाएगी। हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इसी को लेकर 9 से 11 दिसंबर तक नूंह के बाल भवन सामुदायिक केंद्र के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की विधिवत रूप से शुरुआत की गई है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सोहना विधानसभा से विधायक तेजपाल तंवर पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का फीता काटकर शुभारंभ किया। अच्छा, सरकार ने हर वर्ग के लिए, हर उसके लिए ये कार्य किए हैं और बड़े सस्ते में काफी सब्सिडियां दी है और ये प्रदर्शनी लगती रहनी चाहिए ताकि लोगों को जागरूक हो। और मैं तो उन टीम से कह रहा था कि गांव में जाकर भी लोगों को समझाओ, बताओ और ये स्कीम के बारे में लोगों को पूरी उनको जानकारी दो ताकि वो उसको अपना सके और इसका लाभ उठा सके। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, क्योंकि अधिकारी थोड़ी सी ढिलाई बरत देते हैं, तो उस वजह से लोगों तक वो सारी सुविधाएं ठीक से पहुंच नहीं जाती। इसलिए मैं तो कहता हूं कि भाई इन सबको अपनाएंगे तो बहुत लोगों को बड़ा फायदा। उधर पेहोवा में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह की शुरुआत हो गई है। एसडीएम अमन कुमार ने हवन यज्ञ के साथ में इस समारोह की शुरुआत की है। दरअसल आपको बता दें कि समारोह में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भगवद गीता के संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा और इस गीता जयंती समारोह के मौके पर स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और इस मौके पर एसडीएम अमन कुमार ने गीता उपदेशों के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से इसे अपने जीवन में अपनाने की अपील की। आज पेहवा में प्रशासन पेहवा की ओर से, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से और नगरवासियों के सहयोग से गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कलाकारों ने, विभिन्न हमारे इलाके के स्कूलों ने जो है, उनकी छात्र छात्राओं ने बहुत सुंदर सुंदर सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की जो है वो प्रस्तुतियां दी। तो मैं सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सफल
तरीके से ये आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों ने, सरकारी विभागों ने भी भाग लिया और इसके साथ साथ जो है वो बहुत अच्छा यहाँ आयोजन रहा। उधर पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत हवन द्वारा की गई, जिसमें जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ एवं जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों शामिल हुए। आपको बता दें कि वहीं हरीश वशिष्ठ ने कार्यक्रम में लगे सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को गीता के बारे में पूरी तरह से जानकारी देना है। आध्यात्मिक चेतना के साथ लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में भी बताया जा रहा है। इस मौके पर जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ ने विस्तार से जानकारी दी। देखिए, आज यहाँ प्रारंभ में हमने यज्ञ किया। हमारे जिले के उपायुक्त महोदय यज्ञ में शामिल हुए, सभी जो विद्वत जन हैं, हमारे शास्त्री जी, हमारे कुलदीप आचार्य जी, सभी यहाँ शामिल हुए और यहाँ यज्ञ के पश्चात हमने दीप प्रज्वलन और गीता पूजा के पश्चात ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यहाँ पर अनेक प्रकार की स्टॉल लगाई गई हैं जो आप देख रहे हैं और सभी से कोई ना कोई मैसेज हमें मिल रहा है तथा मैं समस्त बंधुओं से ये कहूंगा, आज सुबह से ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में किया गया है। आप देख रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने, सामाजिक संगठनों ने, एनजीओज ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। लोगों में बहुत ही उत्साह है और हमने सुबह हवन करके इस प्रोग्राम का आरंभ किया है। आने वाले दिनों में आदरणीय खेल युवा मंत्री श्री गौरव गौतम जी, नरेंद्र राम रतन जी, अन्य सभी वरिष्ठ अतिथि भी आएंगे। एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहेगा। पलवल की जनता की एक विशेषता है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर के गीता जयंती समारोह को मनाते हैं। शोभा यात्रा में मुस्लिम संगठन के लोग भी शोभा यात्रा पे उधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विदेशों से फंडिंग और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। यह आरोप रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक अपने रेवाड़ी में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह का शुभारंभ कर रहे थे। शुभारंभ के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर ये आरोप लगाए हैं। साथ ही विधायक ने गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता सभी ग्रंथों का सार है और सभी समस्याओं के समाधान की चाबी है। इसीलिए गीता का पठन से न केवल मनुष्य चिंता मुक्त होता है बल्कि अपने लोक परलोक को भी सही दिशा में देने का काम करता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में और केंद्र में सरकार बनी है, तब से लगातार प्रतिवर्ष हम ये अवेयरनेस के साथ साथ गीता जयंती का उत्सव मनाते आए हैं, क्योंकि गीता जीवन में आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। गीता को पढ़ना, उससे हमें किसी भी प्रकार की दुख तकलीफों में एक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो मैं ये समझता हूँ गीता में सब समस्याओं को खोलने की चाबी है गीता। तो इसलिए बार बार संदेश आज देना पड़ रहा है जनता जनार्दन, क्योंकि आज लोगों से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रोष मार्च निकाला। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया और इस ज्ञापन के माध्यम से हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि बांग्लादेश में सरकार के तख्तापलट के बाद कुछ असामाजिक कट्टरपंथियों ने वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया और धर्म के नाम पर दंगे भड़काए गए। वहां का अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित और भय के माहौल में रह रहा है। दंगों के विशेषकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार खतरे में है।
आज तो ज्ञापन का जो उद्देश्य है बांग्लादेश सरकार का अपने कार्य के प्रति असंवेदनशील होना और इंटरनेशनल जो कानून है उसका उल्लंघन करना, क्योंकि किसी भी देश में जीने का सबको अधिकार है। वहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उसके विरोध में पूरे भारत के अंदर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम पूरे इंटरनेशनल यूनिटी से ये मांग करते हैं कि बांग्लादेश के जिस राष्ट्रपति ने जो असंवेदनशीलता दिखाई है, उसको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, हम उसको वापस दिलाने की भी मांग करते हैं। ये आज हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं बांग्लादेश में, वहाँ पर उनके साथ अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है और ये ज्ञापन हम एसडीएम महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को और यूएनए में भी हम उठाना चाह रहे हैं। महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ ये जो निकाल रहे हैं आज यात्रा और ज्ञापन दे रहे हैं उसी के खिलाफ। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसमें कोई भी जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर इतना अत्याचार सरकार नहीं सहेगी, ना हम सहने के लिए तैयार हैं और इसीलिए हम एसडीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। किसका नाम ज्ञापन दे रहे हैं? एसडीएम को ज्ञापन देंगे और वो सीधे जो है राष्ट्र महोदय के पास जाएंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप ज्ञापन के माध्यम से? हम ये कर रहे हैं कि वहाँ धर्म की जो है सुरक्षा हो, हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीने का अधिकार रहना चाहिए और जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए हैं या तो दुखी हैं उनको दोबारा सम्मान मिलना चाहिए। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 29 के रहने वाले सक्षम गौतम ने क्लेट की परीक्षा में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। लॉ की पढ़ाई के लिए अपने मुकाम को इस तरह से हासिल किया है कि सक्षम ने यह मुकाम 1 लाख बच्चों के द्वारा दी गई परीक्षा में हासिल किया है। बता दें कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए देश की चुनिंदा सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हर साल लाखों विद्यार्थी टेस्ट देते हैं और इसी परीक्षा में सक्षम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ में दिन रात पढ़ाई की और आखिरकार 6 तारीख को आए परिणामों में उन्हें सफलता हाथ लगी। सक्षम ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में यहाँ युवा सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से निर्भर रहते हैं और वहीं उन्होंने इस परीक्षा में सोशल मीडिया को पूरे तरीके से दरकिनार करते हुए एकाग्रता से पढ़ाई की और इस मुकाम को हासिल किया। अभी तो बात समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, 2-3 दिन लगेंगे इस बात को अंदर सेटल होने में, क्योंकि मतलब पेपर अच्छा तो गया था पर इतना अच्छा गया था इसकी उम्मीद तो शायद ही कोई करता होगा। बस मैं परिवारजनों में टीचरों को और भगवान को बस धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत खुशी। इस साल लगभग 1 लाख के करीब बच्चों ने ये टेस्ट दिया था, अप्लाई किया था और क्लियर हुए थे। और ये टेस्ट कंडक्ट कराते हैं एक कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज नाम का एक संगठन है। 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट लॉ में वही एग्जाम करते हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भिवानी के हुड्डा पार्क में 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि उपायुक्त महावीर कौशिक और तमाम जिला प्रशासन ने हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण कर गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अनेक अत्याचार किए जा रहे हैं। आज से कई सालों पहले जब बंटवारा हुआ था, हिंदुओं की संख्या 20% थी जो घटकर आज 8% हो गई है और आज हिंदुओं की स्थिति वहाँ इतनी दयनीय हो गई है कि जिसके लिए वो विस्थापन की ओर भाग रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम पूरे सर्व समाज ने और समाज की अनेक संस्थाओं ने इस आज एक ज्ञापन दिया है डीसी साहब के माध्यम से सरकार को, और हमने बोला कि जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं उनको रोका जाए और सरकार इसमें एक ज्ञापन ले और ज्ञापन लेकर इसमें जितने जो भी आवश्यक कार्रवाई वो हो और जो हमारे हिंदू धर्म के जो भी अनुयायी हैं जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है उनको उनकी रिहाई करे और इस तरह के अत्याचार वहाँ पर रोके सरकार। भिवानी शहर में गीता जयंती महोत्सव है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसका आज शुभारंभ है वो हवन यज्ञ के साथ स्टार्ट हुआ था। इसमें शहर की और जिला की सभी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर योगदान दिया। तो यहाँ आकर
एक बात जो बाकी जिलों से अलग लगी कि यहाँ की जो जन भागीदारी है, लोगों की हिस्सेदारी है, लोगों की भावना है, वो बाकी जिलों से अधिक है। 1.5 महीने से हिंदुओं पर चुन चुन कर अपने देश में अत्याचार किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को, मठ मंदिरों को, संतों को वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, और जिससे समस्त संत समाज के आह्वान भिवानी में आयोजित गीता जयंती पर भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने धार्मिक रागनी गाई और इस दौरान डीसी की रागनी से लोग काफी खुश हुए। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां दिल्ली के दर्जनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब गुरुग्राम में भी 5 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। बता दें कि इस धमकी के गुरुग्राम के सभी होटलों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जिन होटलों को धमकी मिली है वो शहर के 5 अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हिसार से है, जहां पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ और इस अवसर पर लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने कार्यक्रम में शिरकत की और गीता महोत्सव के शुभारंभ कर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गीता जीवन का सार है। गीता से हमें पता चलता है कि हमें जीवन किस तरीके से जीना चाहिए और समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। रणवीर गंगवा ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के हर जिले में गीता जयंती मनाई जा रही है। मैं आप सबको यहाँ 3 दिवसीय गीता महोत्सव की शुरुआत आज हुई है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और गीता जो है वो जीवन का सार है। गीता से हमें पता चलता है कि हमें जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, क्या क्या हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, किस तरीके से इस जीवन को जिया जाए। उधर चरखी दादरी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। बता दें कि महोत्सव का शुभारंभ चरखी दादरी स्थित शहीद दलवीर सिंह मॉडल संस्कृति स्कूल में हुआ है और इस महोत्सव में चरखी दादरी नगराधीश आशीष सांगवान, एसडीएम नवीन कुमार सहित कई विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की और नगराधीश आशीष सांगवान ने दीप प्रज्वलित कर और हवन यज्ञ के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके साथ ही कई विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया। बता दें कि ये महोत्सव 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा और इस मौके पर एसडीएम नवीन कुमार ने गीता महोत्सव के बारे में विस्तार से बताया। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो जिला स्तरीय प्रोग्राम है वो हमारे इस मॉडल संस्कृति स्कूल में चल रहा है और अगले 3 दिन, आज इसका आगाज हुआ है, 9, 10 और 11 को ये रहेगा। इसमें विभिन्न विभागों ने अपनी स्टॉल लगाई हुई है और वो जो डिपार्टमेंट एक्टिविटीज है वो सब अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं इसमें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।